उपस्थित हैं। आपको इन n आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है। तो आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। मान लीजिए कि किसी बिंदु P के चारों ओर, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये बिंदु P के चारों ओर मैंने थोड़ा सा अलग सा निकाय बनाया। बिंदु P है, इसके चारों ओर Q1, Q2, Q3, Qn इस प्रकार से अलग अलग आवेश है। Q1 आवेश की जो दूरी P बिंदु से है वो है R1, Q2 आवेश की जो दूरी है वो है R2, Q3 आवेश की जो दूरी है वो है R3 और Qn आवेश की जो दूरी है वो है Rn। तो इस प्रकार से ये जो दूरियां ये हमें अलग अलग दी हुई है। इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर जो विभव है वो क्रमशः V3 और इसी प्रकार से nवें आवेश के कारण Vn है। हम सब जानते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत हमने पढ़ा था। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी एक बिंदु पर जो प्रभाव है, कोई भी विशेष प्रभाव, वो सभी उसके आसपास में प्रभावित करने वाले कारकों के कारण प्रभावों के योग के बराबर होता है। तो ये विभव पर भी लागू होता है कि किसी एक बिंदु पर विभव इसके चारों ओर उपस्थित आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत विभवों के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर मुझे P बिंदु पर विभव ज्ञात करना है तो आपको Q1 आवेश के कारण विभव ज्ञात करना पड़ेगा, Q2 आवेश के कारण विभव ज्ञात करना पड़ेगा, Q3 आवेश के कारण विभव ज्ञात करना पड़ेगा और Qn आवेश के कारण विभव ज्ञात करना पड़ेगा और इन सबको जोड़ना है। अध्यारोपण का सिद्धांत का एक भाग ये भी कहता है कि किसी भी एक आवेश के कारण जो प्रभाव है वो अन्य आवेशों से अप्रभावित रहता है। यानी किसी एक आवेश के कारण विभव जब हम निकाल रहे हैं तो ये मान लीजिए कि बाकी आवेश है ही नहीं, बाकी आवेश अनुपस्थित है। तो इसी संकल्पना को हम आगे लेकर के चलेंगे। हम कहेंगे P बिंदु पर जो विभव है वो सभी आवेशों के कारण विभवों V1, V2, V3 और इसी प्रकार से Vn के योग के बराबर होगा। अगर मैं इसे आगे बढ़ना चाहूं तो मैं कहूंगा कि मुझे V1, V2, V3 और V4, V5 इस तरीके सभी के मान निकालने पड़ेंगे। तो V1 क्या होगा? Q1 आवेश के कारण विभव। अब हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विभव और उसका सूत्र हमने देखा था। जो सूत्र था वो कुछ इस प्रकार से था कि V इज इक्वल टू K Q अपॉन R, जहां पर Q वो आवेश है जिसके कारण विभव है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि Q कौन सा आवेश है? वो आवेश है जिसके कारण विभव है। और K जो है उसका मान 1/4πε0 होता है। R जो है वो आवेश से उस बिंदु की दूरी है जिस बिंदु पर विभव ज्ञात कर रहे हो। कौन से आवेश से? उस आवेश से जिसके कारण विभव है। जिसके कारण विभव है उस आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस पर विभव ज्ञात कर रहे हो। तो हम अगर पहले आवेश के कारण निकालना चाहें, Q1 आवेश के कारण निकालना चाहें, तो हम क्या कहेंगे? Q1 आवेश के कारण जो विभव है वो जाएगा V1। कोई बता सकता है इसका मान कितना होगा? 1/4πε0 और आगे Q1 अपॉन R1। वेरी गुड, Q1 अपॉन R1 ये इसका मान होगा, Q1 अपॉन R1। तो यहां पर देखो, आपको ध्यान रखना है कि जो हम विद्युत क्षेत्र का सूत्र लेते थे उसमें आता था R1 का स्क्वायर, लेकिन विभव के सूत्र में स्क्वायर नहीं है, केवल R1 है। तो सूत्र ये सभी के लिए आपको एज इट इज काम में लेना है। अगर मैं ऐसे Q2 आवेश के कारण निकालना चाहूं तो हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 अपॉन R2। इसी प्रकार से अगर मैं Q3 आवेश के कारण निकालना चाहूं तो ये आ जाएगा V3 बराबर 1/4πε0 Q3 अपॉन R3। और इसी प्रकार से अगर मैं nवें आवेश के कारण निकालना चाहूं तो ये आ जाएगा Vn बराबर 1/4πε0 Qn अपॉन Rn। बारी से गणना की जा सकती है। सभी आवेशों के लिए एक जैसे, केवल उनके मान बदल जाएंगे और दूरी बदल जाएगी। पहले आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो पहले आवेश से P बिंदु की दूरी लेनी होगी। दूसरे आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो दूसरे आवेश से P बिंदु की दूरी लेनी होगी। तीसरे आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो तीसरे आवेश से P बिंदु की दूरी, और nवें आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो nवें आवेश से P बिंदु की दूरी आपको
लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मुझे कुल विभव निकालना है तो इन सभी विभवों को जोड़ना पड़ेगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि मैंने कहा था कि किसी भी बिंदु के चारों ओर जो विद्युत विभव है वो उसके किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव है वो उसके चारों ओर उपस्थित आवेशों के कारण विभवों के योग के बराबर होता है। तो बारी बारी से इनका मान निकालेंगे। हम सबसे पहले कहेंगे Q1 आवेश के कारण विभव, जिसका सूत्र होगा V1 बराबर 1/4πε0 Q1/R1। ऐसे ही दूसरे आवेश Q2 के कारण विभव 1/4πε0 Q2/R2। तीसरे आवेश के कारण विभव अगर निकालना चाहे V3 का मान तो होगा 1/4πε0 Q3/R3। और इसी प्रकार से अगर मैं nवें आवेश के कारण निकालना चाहूं तो उसका मान हो जाएगा Vn बराबर 1/4πε0 Qn/Rn। जहां पर भी 1/4πε0 लिखा है इसकी जगह आप K भी लिख सकते हो। अगर K लिखोगे तो ये सूत्र हो जाएंगे V1 बराबर K Q1/R1, V2 का मान हो जाएगा K Q2/R2, V3 का मान हो जाएगा K Q3/R3 और Vn का मान हो जाएगा K Qn/R1। तो कोई अगर K लिख करके सॉल्व करवाता है तो वो भी गलत नहीं है, कोई अगर 1/4πε0 लिख करके सॉल्व करवाता है तो वो भी गलत नहीं है। तो दोनों ही सही है, जो आपको उचित लगे इनमें से वो आप लिख सकते हो। अब अगर मैं ये सारे मान, जो पहली समीकरण हमारे पास में आई थी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन प्लस Vn, ये जो एंड सो ऑन है इसका मीनिंग क्या है बच्चों? एंड सो ऑन का मीनिंग है ये समीकरण तब तक चलती रहेगी जब तक कि nवें आवेश पर हम नहीं पहुंचते। अब जैसे मान लीजिए कि n का मान 5 है, यानी टोटल 5 आवेश है, तो इस समीकरण V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 तक चलेगी। और अगर n का मान 10 है तो ये 10वें आवेश तक चलेगी, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 प्लस V7 प्लस V8 प्लस V9 प्लस V10 तक चलेगी। लेकिन अगर मैं इसी समीकरण में इस Vn को हटा देता हूं और मैं लिखता हूं V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन V एंड सो ऑन, बस एंड सो ऑन करके आगे कुछ नहीं लिखता हूं, तो इसका मतलब ये समीकरण अनंत तक चलेगी। अगर इस एंड सो ऑन के आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब समीकरण अनंत तक चलती है, और अगर कुछ है तो इसका मतलब इस समीकरण की कहीं ना कहीं समाप्ति हो रही है। तो हम इन सबका मान रख देते हैं V1 V2 V3 और V4 का इनका मान हम रखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? V बराबर पहला मान मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं K Q1/R1 प्लस K Q2/R2 प्लस K Q3/R3 एंड सो ऑन K Qn/Rn प्लस में K को हटाएंगे तो आ जाएगा 1/4πε0 Q1/R1, 1/4πε0 Q2/R2, 1/4πε0 Q3/R3 और 1/4πε0 Qn/Rn, जो कि इस समीकरण में आपको सामने दिखाई दे रहा होगा पीडीएफ में। ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब इन सभी समीकरणों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सभी समीकरणों में से 1/4πε0 कॉमन आ रहा है। 1/4πε0 को कॉमन ले ले तो जो V का मान है वो कितना हो जाएगा? V बराबर 1/4πε0 कॉमन, आपके पास में बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 और एंड सो ऑन Qn/Rn, जो कि आपको इस समीकरण में यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बता सकते हो। बहुत इजी सा फॉर्मूला है, समझ में आया है सभी को? चले आगे इससे। यस सर आगे। ठीक है, अब मैं बेटा एक उदाहरण में ले रहा हूं और उस उदाहरण से अपन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझेंगे। हालांकि वो उदाहरण मैं पहले भी ले सकता था, लेकिन पहले थोड़ा सा आप इससे यूज टू नहीं थे, इसलिए आपने बच्चों 10वीं में पढ़ा होगा बारंबारता के बारे में, और वहां पर आता था एक्स एफ एक्स एफ, इस तरीके से लिखा आता था। यहां लिखा होता था 2 3 1 4, मैं केवल 2 ही संख्या ले रहा हूं, ज्यादा नहीं ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो x इंटू एफ का जो मान आता था वो आप लिखते थे 2 3 या 6 और 1 इंटू 4 यानी कि 4। ये मैंने उदाहरण पहले भी लिया होगा आपके सामने और आज भी दे रहा हूं मैं। मुझे कोई ये बता सकता है कि ये जो x इंटू एफ लिखा है इसका मीनिंग क्या है? इस x इंटू एफ का मीनिंग होता है x को f से गुणा करना, ठीक है, और इसीलिए हमने 2 को 3 से गुणा कर दिया।
दो x की वैल्यू है, 3 जो है वो f की वैल्यू है, तो हमने गुणा कर दिया और 6 आ गया हमारे पास। क्या कोई बता सकता है कि 2 को हमने इस 4 से गुणा क्यों नहीं किया? क्योंकि दो x की वैल्यू और f की वैल्यू 4 है, तो 2 को 4 से गुणा करूंगा तब भी तो ये x इंटू एफ ही होगा। कोई बता सकता है मुझे? सर आप में से कोई फॉर्मूले भी? में अपन एक्स आई और एफ आई लिखेंगे। वेरी गुड, इसने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि फॉर्मूले में हम एक्स एफ नहीं लिखेंगे, एक्स आई एफ आई लिखेंगे। और इस एक्स आई एफ आई का मीनिंग होता है कि एक्स का अगर आईवा पद लो तो एफ का भी आईवा पद ही लेना, यानी एक्स का अगर पहला पद लो तो एफ का भी पहला ही पद लेना। और इसीलिए हमने 2 को 3 से गुणा किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही था। फिर हम लास्ट में लिखते हैं समीशन, समीशन एक्स आई एफ आई बराबर 6 + 4 10। ये लिखते हैं ना? ये सही है कि गलत है? ऐसे ही करते थे ना आप 10वीं में? रिप्लाई करें बच्चों, ऐसे ही करते थे? यस सर। यस सर। ऐसे ही करते थे। अब देखो, आप इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये 10 कहां से आया है आपके पास में? ये 10 आपके पास में आया है 6 + 4 से। 6 और 4 को जोड़ के 10 लाए। अगर आप इस 6 को ध्यान से देखोगे तो 6 क्या है? 6 है x का पहला पद और f के पहले पद का गुणा, और 4 है x के दूसरे पद और f के दूसरे पद का गुणा। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई जो है वो x1 f1 और x2 f2 के योग को लिखा गया है। तो किसी भी एक जैसी राशियों का जो योग होता है उसको आप समीशन के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हो। तो हमारे पास में भी तो एक जैसी राशियां आ रही है। आप देखो एक जैसी राशियां क्या आ रही है हमारे पास में। मैं केवल ब्रैकेट के अंदर की राशियों पर ध्यान दूं तो एक जैसी राशियां क्या आ रही है हमारे पास में? एक जैसी राशि हमारे पास में आ रही है Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 एंड सो ऑन प्लस Qn अपॉन Rn। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सआई एफआई में देखा था कि इसका एक शॉर्ट रूप हमने सबमिशन के रूप में लिखा, तो क्या इसको मैं सबमिशन के रूप में नहीं लिख सकता हूं? इसको अगर मैं सबमिशन के रूप में लिखूं तो मैं कहूंगा समेशन ऑफ क्यू आई अपॉन आर आई। अब देखो ये जो मैं लिख रहा हूं क्यू आई अपॉन आर आई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्यू आई अपॉन आर आई के बहुत सारे पदों का योग है। ये जो मैंने सबमिशन लगाया इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे पदों का योग है। और कैसा योग है? ऐसा योग है जिसमें आई का मान प्रत्येक पद में 1 से लेकर के n तक बदलता है। यानी किसी पद में 1 होता है तो किसी में 2 होता है, तो किसी में 3 होता है, तो किसी में 4 होता है, तो किसी में 5 होता है, तो किसी में n होता है। तो ये जो ब्रैकेट वाली राशि है, ये जो ब्रैकेट वाली राशि है, इस ब्रैकेट वाली राशि को ये लिखने का तरीका है इस तरीके से, समीशन ऑफ क्यू आई अपॉन आर आई। तो इसको हमने ये इस तरीके से यहां पर लिख दिया। ठीक है, ये जो समीशन लिखा है सॉरी, इस समीशन का मीनिंग क्या है कि ये बहुत सारे पदों का योग है जिसमें प्रत्येक पद में आई का मान जो है वो 1 से लेकर के n तक बदल रहा है। समीशन में नीचे आई और ऊपर n लिखा है, इसका मतलब आई का मान 1 से लेकर के n तक बदलता है। अब जैसे मान लो किसी ने यहां लिख दिया i इज नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब है कि आई का मान 1 से लेकर n तक तो बदलता है, लेकिन 3 नहीं लेना है आपको इसमें 3 नहीं लेना है अगर ऐसा लिख दिया जाता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको 1 से लेकर के n तक सारी संख्याएं लेनी है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी निकाय के कारण विद्युत विभव निकाल सकते हैं किसी भी निकाय के कारण विद्युत विभव निकाल सकते हैं। बच्चों बताओ ये जो समीशन वाला पार्ट है लास्ट वाला, ये समझ में आया कि नहीं आया कि समीशन कैसे लिखा है? इस समीशन का जो मीनिंग है वो क्या है? बहुत सारे पदों का योग। प्रिंस चौधरी, हाँ बोलो, वापस बोलो बेटा। सर वो 1 बराबर 3 है, अगर इसका कोई एग्जांपल लेके बताओ ना, अगर 3 बराबर 3 नहीं हो तो नहीं लेना है मतलब। हाँ, जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया समीशन ऑफ, मैं छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, i इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई। मैं आर आई ले ही नहीं रहा इसमें, या ले लो चाहो तो आप, अपॉन आर आई। ठीक है, अपॉन आर आई। और इसमें आपने लिख दिया i इज नॉट इक्वल टू 3 इसका मतलब क्या है? ये पूरी समीकरण का मतलब है कि आपको क्यू आई और आर आई के बहुत सारे पदों का योग लिखना। ये केवल समेशन के बाद की चीजों के लिए। इससे पहले अगर के लिखा है तो इसका मतलब के हर पद से गुणा होगा।
अगर इसके पहले p लिखा है तो इसका मतलब p हर पद से गुणा होगा। जैसे आपको ये समीकरण दिख रही है, इस समीकरण में 1/4πε0 बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/4πε0 प्रत्येक पद से गुणा होगा। जो भी समीशन के पद आएंगे उनसे सबसे गुणा होगा। ठीक है, तो अभी मैं केवल समीशन के जो अंदर के पद है उनकी बात कर रहा हूं, बाहर के पदों की बात नहीं कर रहा हूं। तो जैसे ये लिखा हुआ है i = 1 to n बट i is not equals to 3, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको Q1 R1 पहला पद लेना है, ऐसे बहुत सारे पदों का योग करना है। दूसरा पद आपको लेना है Q2 R2। QI RI का मतलब क्या है कि आपको ऐसे पद लेने हैं जिसमें ऊपर Q हो और नीचे R हो, और I का मान 1 से लेकर के और n तक बदलता रहे। तो पहला मान हमने ले लिया 1, दूसरा ले लिया 2, तीसरा मान जो है वो हम 3 नहीं ले सकते। पहले हम क्या लिख रहे थे, Q1/R1 + Q2/R2 + Q3/R3। अब इसमें लिखा हुआ i is not equals to 3, यानी कि जब भी आप i की जगह 1 2 3 रखो तो 3 मत रखना, बस सीधे क्या ले लेना, Q4/R4 प्लस Q5/R5 प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से Qn/Rn। समझ गए मेरी बात को? और अगर मान लो यहां पर ये नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको सारे पद लेने हैं, यानी बीच में आपके Q3/R3 का पद भी आएगा। प्रिंस चौधरी, क्लियर हो गई ये बात? यस सर। अब तो कोई किसी को समस्या नहीं है? नो सर।